अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब डिटर्मिनेंट्स भी हम इन जनरल दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि हम मार्केट और इंडिविजुअल दोनों में ही हर चीज को डिवाइड करके देखेंगे आने वाले हर पूरे अपने चैप्टर में। इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि कैसे डिटरमाइन करता है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या दुकानदार या जो बेचने वाला होता है कि उसको वो प्रोडक्ट बेचना है कि नहीं। पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब हम अभी ही बात कर रहे थे कि यार 150 रुपए का अगर मेरा बल्ब बनाने की ही कीमत जाती है तो मैं 100 रुपीज में प्रोबेबली नहीं बेचूंगा, पर अगर उसी कमोडिटी की प्राइस 200 रुपीज हो जाती है तो मैं डेफिनेटली वो बेचने के लिए उत्सुक रहूंगा, क्योंकि एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट या एज अ बिजनेस पर्सन आपकी हमेशा ही ये चाहत होती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता रहे। आपने बिजनेस ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए खोला है, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका एम होता है। दूसरा इज द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब सपोज करते हैं कि यार मैं वही इंडस्ट्रियलिस्ट हूं जो बल्ब, इसी एग्जाम्पल से अपन पूरा चैप्टर समझेंगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल अलग लेते रहेंगे। अब प्राइस ऑफ अदर गुड्स एज इन आप ऐसा समझिए मेरे पास एक मशीन है जो एक तो बल्ब भी बना देती है और ट्यूबलाइट भी बना देती है। अब मैं ये देख रहा हूं कि दोनों की बनाने की कीमत अगर 150 रुपया है और बल्ब की प्राइस 100 रुपए ही है, पर ट्यूबलाइट के लिए एक कस्टमर मुझे 200 रुपए देने के लिए तैयार है, तो ऑलवेज मैं ट्यूबलाइट की तरफ जाऊंगा अगर मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ से सोचिए, तो अगर मेरा दोनों ही बनाने में 150 रुपया लग रहा है, मैं ऑलवेज वो चीज बनाऊंगा जो ज्यादा में बिक रही है। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स से भी डिटरमाइन होता है कि आज मैं कोई चीज को बनाना चाहता हूं या नहीं बनाना चाहता हूं। थर्ड इज द इनपुट प्राइस। अब इनपुट प्राइस क्या होती है यार? लैंड, लेबर, कैपिटल, जो हम तीनों चारों चीज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते थे, इनपुट प्राइस वो चीज हो जाएगी जो रॉ मटेरियल मुझे लग रहा है। अब जो बल्ब बनाने के लिए मुझे कुछ फिलामेंट लग रहा होगा, जो ऊपर की कवरिंग होती है वो लग रही होगी, कुछ लोगों को करंट ना लगे तो उसका प्रोटेक्शन के लिए जो वायरिंग्स लग रही होंगी, तो वो सारी चीजें मेरी इनपुट प्राइस में आ जाती हैं। अब अगर सपोज करिए रॉ मटेरियल या लेबर, ऐसा सपोज करते हैं कि जो लेबर है वो भी मेरी इनपुट प्राइस में आता है। अब लेबर आज के टाइम में मेरे से ज्यादा रुपया मांगने लगे, वो लोग धरने पे बैठ गए मेरी फैक्ट्री के सामने, गेट के सामने ही वो धरने पे बैठ गए, क्या बोलते हुए कि अब हम 100 रुपए पर घंटे पे काम नहीं करेंगे, अब हमें चाहिए 150 रुपया। विदाउट लेबर्स मैं नहीं काम कर सकता हूं, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को इनपुट प्राइस मेरी बढ़ रही है। अब पर क्योंकि लेबर्स बाहर बैठ गए हैं, पे मैं अपना हर चीज डिटरमाइन नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकता हूं क्या। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकता हूं और कस्टमर्स से उतना एक्स्ट्रा पैसा जो मेरा लग रहा है वो वसूल सकता हूं, तब मैं उन्हें बोलूंगा कि ठीक है भाई तुम आ जाओ, 150 रुपया मैं दूंगा पर घंटे का तुम्हें। पर देयर विल बी सर्कमस्टेंसेस जब बहुत ही डीप कंपटीशन होता है अगर मार्केट में, जैसे आज के टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री देखते हैं जो हम, कि जियो आ गया, एयरटेल आ गया, आइडिया, वोडाफोन अब मिल गए हैं, तो इन जनरल कंपटीशन बहुत रूथलेस है। तो सब लोग अपनी मार्केट प्राइसेस नहीं कट करेंगे जस्ट बिकॉज तुम्हारे लेबर्स ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। उन केसेस में मुझे अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी या हो सकता है रोकनी भी पड़ सकती है। इंडिविजुअल सप्लाई का अगला इज टेक्नोलॉजी। अब जब हम लेबर की बात कर रहे थे, जस्ट उससे ही उलट टेक्नोलॉजी आती है। अब ऐसा मानिए कि मैंने आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मशीन, जो बल्ब बनाने की मशीन्स थी, उसमें अभी तक लेबर लग रहा था। पर अगर मैं सपोजेडली जर्मनी या बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज से कोई एक नई मशीन लेके आ गया जिसमें टेक्नोलॉजी तो है
और उससे मेरा लेबर कम हो गया। पहले मुझे अगर 100 लेबर्स लग रहे थे, अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे सिर्फ 50 लेबर लग रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से मैं ज्यादा सप्लाई कर सकता हूं मार्केट में, क्योंकि अब मुझे जो कुछ लेबर्स लीव लेते थे, या कुछ लेबर्स जिनका मन होता था नहीं आते थे, कुछ लेबर्स जो दूसरी कंपनीज में चले जाते थे, वो चीजों को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं इस नई टेक्नोलॉजी से। तो अब इस नई टेक्नोलॉजी से हो सकता है, एक तो टेक्नोलॉजी को एज अ बिजनेस पर्सन आप एक्सप्लॉइट भी बहुत करते हैं। तो अगर वो आपको बोल के ये बेचा गया है कि 12 घंटे के लिए ये चलेगी मशीन, आप हो सकता है कि 12 घंटे की जगह उसको 18 घंटे या 20 घंटे चला रहे हो। क्यों? अगेन बैक टू बेसिक्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उसकी टेक्नोलॉजी से भी मेरी सप्लाई डिटरमाइन होती है। अगर मैं ज्यादा बना सकता हूं टेक्नोलॉजी की मदद से, आई वुड ऑलवेज अपग्रेड। और नहीं बना सकता हूं तो मैं इतना महंगी कैपिटल क्यों डालूंगा एक नई टेक्नोलॉजी में। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट्स टैक्स पॉलिसी। अब गवर्नमेंट इन जनरल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहता है। हाउ? बाय गिविंग वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स। कि आज आप अगर लैंड ले लेते हैं तो मैं आपको रजिस्ट्री माफ कर दूंगा। आप अगर 5 साल तक अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबली कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है वो नहीं लगेगा। तो अगर किसी सेक्टर में गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी फेवरेबल है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट टैक्स उस पर कम ले रही है, नहीं ले रही है, तो लोगों को क्या लगेगा, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कि यार ये है थोड़ा मुनाफे का फायदा, या फायदा है या मुनाफा है इसमें, तो मैं जाके उसकी इंडस्ट्री खोलूंगा। सपोज करें कि अगेन वापस बल्ब वाले एग्जाम्पल पे आते हैं कि बल्ब के लिए अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे को चाहिए आज के टाइम में एलईडी बल्ब्स, हमें पूरे देश में रिप्लेस करना है जो एग्जिस्टिंग फिलामेंट वाले बल्ब चला रहे हैं, इसीलिए तो हम उनको जो भी बल्ब बनाएगा उसको हम रिबेट देंगे टैक्स में। तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे बल्ब बनाने, जितने सारे लोग आएंगे उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी। तो इंडिविजुअल के लिए हमें गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी सप्लाई बहुत डिटरमाइन कर देती है। अगली बात करें तो है फर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत सारे जैसे आपको बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम में एक शॉर्ट टर्म गोल मिलता है कि घर वालों ने बोला कि एक अगर हाफ ईयरली में तुम्हारे इतने नंबर आ गए, तो अगर इतने नंबर आ गए तो हम देंगे तुम्हें साइकिल, पर अगर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में या उसके पहले तुम्हें जो फाइनल एग्जामिनेशन है 11th का सपोज करें, तो तुम्हें मिल जाएगी एक्टिवा अपनी खुद की। अब जैसे ही तुम्हें ऐसा बोला तो ये तुम्हारे गोल्स, तुम ज्यादा ड्रिवन हो जाओगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि तुम्हें दे दी गई है एक आगे मिल जाने वाली, तो लालच दे दी गई है। तो उस चीज के लिए सिमिलरली जो अपना इंडिविजुअल इंडस्ट्री है या इंडिविजुअल कंपनी है या फर्म है, उसके भी अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूं तो वो है रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो ने क्या किया, देखा कि टेलीकॉम मार्केट ऑलरेडी बहुत क्लॉग्ड है। अब क्योंकि वो मार्केट ही इतना क्लॉग्ड था, नॉर्मल कोई एक फर्म घुस तो नहीं सकता था उस इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्राइसेस कम थे, ऑलरेडी कंपनीज लॉसेस में चल चल के भी कस्टमर्स को रिटेन करने की कोशिश कर रही थी। आपको आ जाते हैं ना रैंडमली कॉल्स कि आपने क्यों छोड़ दिया, या आप रहिए इसी सिम में, आप मत स्विच करिए। तो इन जनरल रिलायंस जियो ने क्या देखा कि भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री क्लॉग्ड है, तो हम पहला अपना गोल जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रखेंगे, उसको दूर का टारगेट रखेंगे। अभी तत्काल प्रभाव से हमारी क्या नीड है, हमारी नीड है कि हम अपने लोग बढ़ा लें जो जियो की सिम लेके चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फ्री डेटा का लालच दिया सबको। तो इन जनरल जब आपको एक फ्री डेटा दे दिया और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में सिम दे दी गई, तो सभी लोगों को यह लगा कि यार जियो तो ले ही लेते हैं। और तब 2 सिम्स का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था।
अब बहुत सारे वेरिफिकेशंस और आ गए हैं, पर तब के टाइम पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो सबने एक एडिशनली जियो की सिम ले ली। अब आगे चल के उनने अपना, आज के टाइम में देखें तो अपना गोल शिफ्ट करके कर लिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि 4-5 साल से ज्यादा हो गया है जियो को, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उन्होंने अब अपना गोल किया है। अपनी कॉस्ट सारी बढ़ा दी अब, पर अब अपनी कॉस्ट तब बढ़ाई जब ऑलरेडी उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए फर्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव से डिटरमाइन होता है कि कितना सप्लाई आप मार्केट में करोगे।